नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सेशन के अंदर 15 से 20 मिनट का सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन है। आज के हम इस सेशन के अंदर जो सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक विषय है टीचिंग मेथड, जिसमें टीएम 20 प्रश्न एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और काफ़ी लंबे समय से आप पूछ रहे थे कि सर इस पर कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, इसको कैसे कवर किया जाए। तो इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा टीचिंग मेथड के ऊपर, और टीचिंग मेथड में हम किस तरीके से इसे कवर करें, इसको लेकर आज के हम सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सेशन है टीचिंग मेथड का, उसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अपने आप में 20 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में हम जो टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन, हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टेस्ट नंबर 2 है। इसके अंदर टीचिंग मेथड के किस तरीके के प्रश्न है, यूनिट 2 यूनिट फर्स्ट का टेस्ट फर्स्ट में रहा, सेकेंड टेस्ट के अंदर यूनिट 2 है, उसके प्रश्न भी हम देखेंगे। इस टाइप के प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी सबसे ज़्यादा की बुक, एक तो आपके सबसे बड़ी डिमांड है कि बुक लिस्ट इसकी हमें थोड़ा आइडिया हो कि हमें इस तरीके से पढ़ना, कहाँ से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव कैसे करें, पूरे संपूर्ण रणनीति इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम इस पर देखें कि सबसे पहले इसके लिए जो बुक लिस्ट है, बुक की हम बात करें तो किस तरीके की बुक बाजार में यदि देखी जाए तो इसकी कोई एक अच्छी ऑथेंटिक बुक मार्केट में आज तक नहीं आई है। काम चलाऊ बुक्स हैं, काफ़ी बुक्स राइटर ने निकाल रखी है, लेकिन एक अच्छे लेवल की यदि हम बात करें तो वहाँ बुक उपलब्ध नहीं है। तो आप सबसे पहले तो आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं 2011 से लेकर आज तक, लगभग 10 8 9 पेपर हो चुके हैं। कोई संस्कृत एजुकेशन का है, स्पेशल एजुकेशन का है, सेकेंडरी एजुकेशन का, 8 से 9 पेपर आपको मिलेंगे। उनके जितने भी 20 प्रश्न आए हुए हैं, सबसे पहले तो आपको वो 200 से 250 प्रश्न आपको अपने साथ, 200 के आसपास जो प्रश्न होंगे उनको आपको याद करना है। इस तरीके से देखना है कि इस टाइप के जो प्रश्न है वो टीचिंग मेथड में पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड में 5 यूनिट्स हैं। तो उन 5 यूनिट से लगभग कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जिनसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, कुछ यूनिट है जिसमें से एक यूनिट से भी 5-5 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दूसरी यूनिट की हम चर्चा करें तो यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर पाठ्यक्रम है, जिसे करिकुलम पाठ्य चर्चा। इसके अलावा ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो भी इसी यूनिट में है। इकाई प्लान है, यूनिट प्लान है, पाठ योजना, इस टाइप के जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर बार आरपीएससी प्रश्न पूछती है। और एनसीएफ 2005 है, शिक्षा नीति 1986 है, शिक्षा नीति 1992 है। इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप मानकर चलें इस यूनिट से लगभग 4 से 5 प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसके लिए। हालांकि बाजार में, जैसा कि मैंने बताया कि अब तक ऐसी कोई अच्छी बुक्स नहीं है, फिर भी सबसे पहले आप यदि इसके जो नोट्स जरूर बनाएं। जब भी आप पढ़ें तो उस टाइम अपने जो शॉर्ट नोट्स टाइप हैं, लगभग कोई ज़्यादा इस पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 20 एक पेज में, यदि कॉपी के 20 पेज के अंदर आप इसे लिखते हैं तो आराम से आपके जो 20 प्रश्न है उसमें से आपके 17 से लेकर 20 प्रश्न तक सही हो सकते हैं। तो आप इसके लिए मुख्य रूप से जो बीएड की बुक है, जो आपने बीएड किया था उस समय की जो बुक्स हैं, टीचिंग मेथड की एक बुक आती है बीएड की, आप उस बुक्स का सहारा ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। बहुत अच्छी बुक है। यदि हम सामान्य शिक्षा विज्ञान के नाम से एक बुक आएगी टीचिंग मेथड की, जिसमें जो अपने लेवल, अपने जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस लगभग हमारा 70 से 80% सिलेबस उसके अंदर है। तो जो टॉपिक्स वहाँ दे रखे हैं तो आप कोशिश करें उनको वहाँ से पढ़ें, और उसके जो नोट्स हैं वो खुद तैयार कर लें। आपके जो साथी भाई बहन या बड़े जो भी बीएड कर रहे हैं या आपने की है, आपसे पास में कॉलेज से आप उसे ले सकते हैं, और एक बार लेकर वापस आप नोट्स बनाकर उनको वापस जमा करा दीजिए। तो वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ऑथेंटिक जहाँ बात आती है तो ऐसी बुक्स आपको बाजार में मिलना मुश्किल है। आप कोशिश करें उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राइटर की यदि हम बात करें तो 2-3 बुक्स बाजार में है अवेलेबल। जैसे मंगल सर की बुक है, ठीक ठाक है। इसके अलावा 1-2 राइटर और भी हैं जिनकी बुक सामान्य इसमें सेकंड ग्रेड साइंस के लिए जो मार्केट में आ रखी है। तो आप उनमें से किसी भी एक बुक का चयन कर सकते हैं। उसकी तुलना में आप खुद नोट्स बनाएं, और ये जो बीएड की जो बुक है टीचिंग मेथड की, उसको यदि आप प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट बेटर रहेगी, ताकि आप
और जो पुराने पेपर्स हुए उनके जो प्रश्न है उनको आप पढ़ें, देखें भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही बायो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 20 प्रश्न, हमें पता है कि हम अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है हम एक एक नंबर के लिए तरस गए थे, तो उस स्थिति में यदि हम देखा जाए तो ये 20 प्रश्न आप कवर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न में से आप 15 से लेकर 17 प्रश्न भी हमारे सही होते हैं, तो हमें बचे हुए 130 में से लगभग 40 से 45 प्रश्न करेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है। तो इस स्थिति में हम अब प्रश्नों का जो पैटर्न है, लेवल है, देखेंगे कि किस, सबसे पहले हमने बात कर ली बुक की, इसके बाद हमने आपके जो पुराने पेपर्स हैं वो, इसके अलावा हमारे जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो प्रश्न है उस पर भी हमने कोशिश की है कि जो पुराने पेपरों में आए हुए प्रश्न है या उनसे रिलेटेड जो ऐसे प्रश्न है, ताकि आपको ज्यादा इससे जरूर फायदा होगा कि आपको जितने टाइप के प्रश्न मन रहे हैं उस टाइप के प्रश्न हम इसमें दे रहे हैं, तो आपको उससे भी काफी फायदा मिलने वाला है। और जो पुराने पेपर हैं, जो विद्यार्थी टेस्ट नहीं दे रहे उनके लिए भी है कि आप पुराने जो पेपर्स हैं उनको आप देखें, ताकि आप इस तक पहुंच सके कि इस यूनिट्स में किस तरह के प्रश्न है। जैसे सेकेंड यूनिट की हम बात करेंगे, इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सेकेंड यूनिट के अंदर हम देखें तो सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है, एजुकेशनल जो उद्देश्य है उनका जो वर्गीकरण है BS ब्लूम ने दिया था, और उनसे संबंधित 2-3 प्रश्न एग्जाम में 2 प्रश्न आप मानकर चले वहां से पूछ लेता है। इसके अलावा पाठ योजना है, इकाई योजना है, NCF 2005 है, नई शिक्षा नीति 1986 है, 92 है, पाठ्यक्रम है, पाठ्य चर्चा है, इस टाइप के प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, तो आप उनको आराम से कवर कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे आते हैं कि प्रश्न किस टाइप के यहाँ ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसा कि हम प्रश्न नंबर 1 की बात करें, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि करिकुलम शब्द, करिकुलम ये यूनिट 2 का प्रश्न है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो आप इसमें यदि देखें फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से एक मर्द भाषा है लैटिन, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। पाठ्य चर्चा जिसको बोलते हैं करिकुलम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्य योजना POA 1992 NP 1986 में शिक्षक की निम्न में से किन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर विशिष्ट बल दिया गया है। यहाँ एक साथ इन्होंने 1992 में भी पूछा है, 1986 का भी पूछा है। यदि हम बात की जाए कि शिक्षण एवं मार्गदर्शन करना, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रयोग व अनुसंधान करना, तीसरी बात है सामाजिक एवं विस्तार सेवाओं में भाग लेना। यदि देखा जाए तो तीनों ही इसमें सही हैं, लेकिन ज्यादा सही की यदि हम बात करें तो यहाँ ए और स आपको ज्यादा सही दिखाई दे रहा है, ए और स, क्योंकि यहाँ POA 1992 में और 1986 में हालांकि प्रयोग व अनुसंधान की बातें नहीं की गई, फिर भी कई बार डिपेंड करता है उस आयोग पर भी किस तरह इसका जो उत्तर है माना जाए। हालांकि ये सही ज्यादा उत्तर तो ए और स ही इसका सही उत्तर होगा। तो आप मेरी तरफ से इसका उत्तर है जो ए और स है। कार्य योजना आप जब POA 1992 और 1986, तो आपको वहां शिक्षकों के जो कार्य है वो जरूर उसमें दे रखे हैं, तो आप मतलब शिक्षकों की उसमें भूमिका क्या है, तो उस तरह के जो प्रश्न है यहाँ से पूछा जाता है, तो हमने इस पर चर्चा की है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल व कठिन बनाना, एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि इस तरह का परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल बनाना, इस ये उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है, या ये सिद्धांत इसके अंदर शामिल नहीं है। तो हम बात करें 133 की, तो इस तरह का जो प्रश्न है वहां परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक जटिल बनाना, ये जो इसके लिए सही उत्तर नहीं है। ब्लूम के टेक्नोलॉजी के अनुसार भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सही क्रम है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ब्लूम ने जो वर्गीकरण दिया, ब्लूम के टेक्सोनोमी के अनुसार भावात्मक 3 प्रकार के जो वर्गीकरण से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। नाम से स्पष्ट है
कि ज्ञानात्मक का मतलब बच्चे की बौद्धिक क्षमता से, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। वर्गीकरण मतलब उसका ज्ञान कितना है ये चेक किया गया कि उसकी उस आधार क्या था, उसका ज्ञान मतलब बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है। भावात्मक, उसका जुड़ाव अभिवर्ती से कितना है, अभिवर्ती, उसकी अभिवर्ती किस प्रकार की है। क्रियात्मक, उसमें कौशलों का विकास किस तरीके से हुआ है, कौशल, मतलब तीनों जो वर्गीकरण का आधार था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब था उसका ज्ञान किस तरह का है, बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, बुद्धि लब्धि कितनी है, बौद्धिक क्षमता कैसी है। अभिवर्ती, भावात्मक जो इसका वर्गीकरण था उसमें यह चेक किया गया कि उसका जुड़ाव अभिवर्ती से कितना है। इसी तरह क्रियात्मक मतलब नवीनतम कार्य किस तरह से, मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या कौशल, उसके जो कौशल विकास है वो कैसा है। तो ये तीनों वर्गीकरण का आधार थे, तीनों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब ये बात करें ब्लूम टेक्नोलॉजी के अनुसार भावात्मक, भावात्मक पक्ष की यदि बात करें, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्रीकरण। आग्रहण, अनुमूल्यन सभी सही है वैसे तो, लेकिन इनका जो क्रम है वो कौन सा सही है ये पूछ रहे हैं ये, कि किस प्रकार का जो क्रम है वो इनमें से बिल्कुल सही है। तो यदि हम यहां बात करें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, चरित्रीकरण, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्रीकरण, इसका जो पहला उत्तर है वो बिल्कुल सही है। आग्रहण है, अनुक्रिया आएगा, फिर अनुमूलन होगा, फिर संगठन होगा और फिर चरित्र का निर्माण सबसे लास्ट में हो। इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है, जहां ज्ञानात्मक पक्ष के जो 3 पक्ष हैं, 5 भाग हैं, ज्ञान, ज्ञान, बोध, अनुक्रिया, इस तरह के जो 5 पार्ट्स हैं इसके, तो उनका जो क्रम है आपको ये भी पता होगा कि इनका जो क्रम है निम्न से उच्च की ओर है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ये चलता है क्रम। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे जो ज्ञान सबसे पहले जो आ रहा है वो निम्न होगा, और ये बढ़ता हुआ लास्ट में उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें सबसे निम्न कौन है, तो ये जो पहला पार्ट होगा वो इसका सबसे निम्न होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि विज्ञान शिक्षकों को और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इस तरह के जो प्रश्न है, विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने में योग्य बनाए। विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। हालांकि इसका जो सही उत्तर है 3 नंबर होगा, क्योंकि विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने व निर्णय लेने के योग्य बनाए। ज्यादा जो सही उत्तर है उसका ये होगा, क्योंकि टीचिंग मेथड में 2-3 प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको सविवेक से करना होता है, क्योंकि स्टिक इसका उत्तर जो है वो सही, इस प्रकार का उत्तर क्या होगा, विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने व निर्णय लेने में योग्य बनाए। ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 2001 में, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पहले 2 तरीके से इसे पूछा जा सकता है। संशोधित कब किया गया, 2001 में। किसने किया, तो एंडरसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2001 के अंदर इसमें संशोधन किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, ये सेकंड ग्रेड में एक बार आ चुका है। इसका जो सही उत्तर माना गया था वो था 21 समूह उस समय संगठित किए गए थे। बालकों के स्कूली जीवन, अगला जो प्रश्न है, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यह कथन संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ही यही था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में यह बात कही गई कि बालकों का जो जीवन है उसको कहां से, बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों में भावात्मक पक्ष में कौन सा उद्देश्य आता है, नहीं आता है, कौन सा उद्देश्य
नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों में भावात्मक पक्ष में कौन सा उद्देश्य है जो नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि ये जो सभी है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, तो भावात्मक में आपको पता होगा कि प्रयोग जो शब्द है वो किस में आएगा, ज्ञानात्मक में आएगा। ज्ञानात्मक के अंदर कौन सा आता है, प्रयोग। बाकी सभी जो है वो किस में आएंगे, भावात्मक में आएंगे। केवल प्रयोग ऐसा शब्द है जो कौन से वर्गीकरण में आएगा, ये आएगा जैसे इसमें है ज्ञान है, बोध है, ज्ञानोपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है। ज्ञान है, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो 6 घटक है इसमें शामिल है। लेकिन ये प्रयोग जो है किसमें शामिल है, ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल है। नेक्स्ट की हम बात करें, पाठ योजना के 5 सोपान होते हैं, इसे प्रतिपादित करने वाले शिक्षा शास्त्री थे। इसका सही उत्तर होगा हर्बर्ट। हर्बर्ट ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया कि शिक्षक योजना में कितने होते हैं, 5 घटक होते हैं। जोहन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने ये सिद्ध किया था। तो ये स्पेंसर इससे नहीं जोड़ने, कई विद्यार्थी कई बार हर्बर्ट स्पेंसर इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि स्पेंसर एक अलग वैज्ञानिक है, हर्बर्ट अलग वैज्ञानिक है। हर्बर्ट एक शिक्षा शास्त्री थे और जो कि ब्रिटेन में शिकागो विश्वविद्यालय है वहां के प्रोफेसर थे। इन्होंने पाठ योजना को प्रस्तुत किया था और उन्होंने 5 पाठ योजना के जो 5 सोपान है वो बताए थे। इसका आपका सही उत्तर क्या होगा, हर्बर्ट। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है। जैसा कि हमने बताया था कि स्तर का जो क्रम है वो निम्न से उच्च की ओर होगा, निम्न और उच्च। अब यदि हम बात करें, ज्ञान है, बोध है, ज्ञानोपयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ज्ञान। ये निम्नतम स्तर है। उसके बाद जो स्तर है इसका ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ है, करिकुलम का जो अर्थ है ये भी कई बार पूछा गया है। इसका जो सही अर्थ है वो है खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान, दौड़ का मैदान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। शिक्षण उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है सिम्पसन ने कब किया। देखो, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें, 3 प्रकार के वर्गीकरण थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब ये पूछ रहे हैं कि शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रियात्मक वर्गीकरण है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 प्रकार के वर्गीकरण थे, तीनों अलग अलग समय पर दिए गए। पहला जो वर्गीकरण था ज्ञानात्मक वो 1956 के अंदर दिया गया। दूसरा जो था वो 1965 के आसपास दिया गया। तीसरा था जो 1969 में दिया गया। ज्ञानात्मक था ये तो ब्लूम ने दिया था, सिम्पसन और करथवाल अलग अलग वैज्ञानिक थे 3, जिन्होंने ने बढ़ाया। 1956 में आया, 1965 और 1969। तो इस प्रकार आपको तीनों को ध्यान में रखना है। यदि इसमें कई बार 65 की जगह 64 भी बुक्स में दिया हुआ है तो आप 1964 भी ध्यान में रख सकते हैं, 1956 ध्यान में रख सकते हैं, 1969 ध्यान। कई बुक में 64 चलता है, कई में 65 है। दोनों आपसे नहीं पूछा जाएगा ये तो 64 होगा या 65 होगा। इस तरह का प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रियात्मक पक्ष था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो 1969 इसका सही उत्तर होगा। शिक्षण उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में किसके द्वारा किया गया। ज्ञानात्मक पक्ष था वो किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। भावात्मक था वो सिम्पसन ने दिया था और क्रियात्मक था वो करथवाल ने दिया था। तो सिम्पसन का आपको पता होगा 1964 में, ब्लूम 1956 में। ज्ञानात्मक पहला है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्लूम। B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन को माना द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, एक ध्रुवीय और इनमें से कोई नहीं। त्रिध्रुवीय माना था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसमें मूल्यांकन को किस रूप में B.S. ब्लूम ने माना था, त्रिध्रुवीय माना था।
अब बात हो रही है मूल्यांकन की। वो थे शैक्षिक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन मूल्यांकन को किस रूप में माना इन्होंने, हालांकि मूल्यांकन में भी पूछा जाएगा, मूल्यांकन वाली जो यूनिट है, लास्ट यूनिट है, इसको किस ध्रुव या 3 ध्रुव के रूप में से माना था। हर्बर्ट के पंचवर्तीय सोपानों का सही क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हालांकि इसका जो संशोधन रूप है ये दिया गया, पहले अलग टाइप के नामों में थोड़ा परिवर्तन है, जो संशोधित रूप था वो इसका यही था, प्रस्तावना है, तुलना है, अनुप्रयोग है, प्रस्तुतिकरण है, सामान्यीकरण है। हालांकि पहला बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक अलग अलग सब में सेम है, लेकिन आगे पीछे यदि हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले आएगी प्रस्तावना, फिर होगा प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण, और लास्ट में क्या होता है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग केवल एक में ही आ रहा है, अनुप्रयोग बोल दो, प्रयोग बोल दो, एक ही बात है। आप इससे भी ध्यान में रख सकते हैं, प्रयोग जो है क्या होगा सबसे लास्ट में। इसका 4 नंबर उत्तर बिल्कुल सही होगा। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? यह कथन है, ये परिभाषा है पाठ्यक्रम की कनिघम का। कनिघम ने क्या कहा, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जो जिसके द्वारा वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार स्कूल में ढाल सकता है। यह जो कथन था वो किसका था? कनिघम का था। नेक्स्ट एक और परिभाषा, पाठ्यक्रम एक प्रकार का अनुभव है जो बालक को स्कूल के मार्गदर्शन में प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? पाठ्यक्रम एक प्रकार का अनुभव है जो कि बालक के स्कूल के मार्गदर्शन में प्राप्त करता है। यह कथन है, ये परिभाषा किसकी है? पी सैमुअल की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट, विज्ञान अध्यापक किसकी आवश्यकता होती है? विज्ञान का जो अध्यापक है किसके ज्ञान की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान का जो अध्यापक है उसके को किसके ज्ञान की आवश्यकता होती है? मनोविज्ञान बिल्कुल सही है, नागरिक शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, एक और तीनों। अब यहाँ शिक्षा शास्त्र भी बिल्कुल सही है, लेकिन नागरिक शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर होगा 1 और 3। इकाई योजना को किसने विभक्त कर बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई योजना है जो किसमें विभक्त करके बनाते हैं, तो इसका निर्माण मासिक योजना से होता है। इस टाइप के हमने प्रश्न देखे हैं कि आज का जो ये सेकंड जो टेस्ट था इसके अंदर हमने 20 प्रश्न, जिसका कि एग्जाम पैटर्न के अनुसार लगभग इस टाइप के इस यूनिट से जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो हमने सभी प्रश्नों को आज देखा, तो आप भी कोशिश करें कि इस टाइप से आपको हमने एज ए एग्जाम्पल आपको बताया है कि इस टाइप के आपको प्रश्न देखने हैं। जहां भी जो पुराने पेपर्स हैं या कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो इस टाइप के प्रश्न हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद इस टाइप के जो प्रश्न है आपको हल करने हैं। तो टीचिंग मेथड के मैं समझता हूँ आप इस तरीके से यदि करेंगे तो साइंस के अंदर मानकर चलें आप 15 से लेकर 18 प्रश्न तक आपके सही हो जाएंगे। तो इतना काफी है, यदि 15 से 18 प्रश्न आपके साइंस में टीचिंग मेथड के सही हो रहे हैं तो आपको जो 60 का क्राइटेरिया है, मिनिमम 40% का जो क्राइटेरिया, आप आराम से उसको पार कर सकते हैं। जैसा कि पिछले लगातार 2 परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने 60 का जो क्राइटेरिया पार किया है उसका सिलेक्शन भी निश्चिंत रूप से हुआ है। तो आप इसको पार्ट को कई बार हम छोड़ देते हैं। अब हो सकता है समय थोड़ा अलग टाइप का चल रहा है, एग्जाम नहीं है, हमें ऐसा भी होता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, शायद एक बार जब परीक्षा होगी उस समय पढ़ लेंगे। तो आप टीचिंग मेथड को साथ लेकर चलें, छोड़े नहीं। बीएड की बुक से आप खुद के नोट्स तैयार करें और जो बुक अन्य मार्केट में एक आधी बुक वो भी आप साथ ले सकते हैं, उनको मिलाकर आप अपने नोट्स तैयार करें। पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उनको आप हल करें। तो नेक्स्ट फिर हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।